चलिए स्टूडेंट्स, तो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात कर रहे थे। हमारा फोर्थ वाला एप्लीकेशन रह रहा था कि अगर हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो मतलब खोखला, उसको हम शेल भी बोलते हैं, तो हॉलो स्फीयर है उसको शेल भी कह सकते हैं, और कंडक्टिंग है मतलब वो कंडक्टर का बना हुआ है, मतलब मेटेलिक है, इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ हमने चार्ज दिया हुआ है पहले से, क्यू चार्ज है, और उस शेल का रेडियस कैपिटल आर है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सरफेस पे बताना है, और बाहर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक शेल की। ये हमारा शेल है, ठीक है, और इसके सरफेस पे आपने चार्ज दिया लेटर से क्यू, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इसके सरफेस पे इवनली सिमेट्रिकली खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर पे अगर आप किसी पॉइंट पे चार्ज दीजिएगा तो वो कंडक्टर के सरफेस पे खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर है। लेकिन अगर इंसुलेटर पे ऐसा करेंगे, क्वेश्चन आता है ये वाला जो मैं बता रहा हूं आपको, कि अगर हम इंसुलेटर के एक पॉइंट पे चार्ज रखें तो वो अपने जगह पे ही रहेगा, इट स्टेज एट इट्स प्लेस। लेकिन कंडक्टर में वो स्प्रेड हो जाता है इवनली, ठीक है। तो मैंने चार्ज अगर स्फीयर पे कहीं पर भी दिया तो वो पूरे स्फीयर पे स्प्रेड हो गया, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, ठीक। ये आपको गिवन है सिनेरियो। अब आपसे कह रहा है कि भाई अंदर कोई पॉइंट ले लो, स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट ले लो, और सरफेस पे एक पॉइंट ले लो, और वहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल पॉइंट की। एक्चुअल में मुझे इस चौक के डस्ट से बहुत एलर्जी है, और उसी से मुझे बार बार जो है ये कफ हो जाता है, इसीलिए मेरा कफ जाता नहीं है जब तक मैं बोर्ड पर लिखता रहता हूं। मार्कर से कोई इशू नहीं है, बट ये चौक से है। इंटरनल पॉइंट देखिए, मान लीजिए इंटरनल पॉइंट पी है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो मान लेते हैं यहां पर हमने एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट, ठीक है। हमने क्या करा, मान लिया कि ये पी पॉइंट है, राइट, एंड दिस पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। हमने क्या करा, यहां पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस, जो कि गॉस लॉ होता है। तो हमने क्या करा, देखो एक आर्बिट्ररी यहां पर हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, आपको दिख रहा है पहले से, और उस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस विच इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको मालूम है, ठीक। अब हम लिखेंगे अगर ई डॉट डीएस, तो हम देखेंगे भाई कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये इनक्लोज्ड क्या होता है एक्चुअल में, इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो अगर मैं ये वाली गॉसियन सरफेस कंसीडर करूं बच्चों, ये देखिए जो मैं डॉटेड स्फीयर आपको बना रहा हूं, सर्कल जो यहां पर बना रहा हूं, बेसिकली एक स्फीयर है, 2D में हम सर्कल ही बनाते हैं उसे। तो मैं पूछूं कि भाई इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, सोचने वाली बात है। तुम बोलोगे सर स्फीयर के अंदर तो मुझे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, स्फीयर के बाहर जो शेल है उसके ऊपर चार्ज है, तो स्फीयर के अंदर तो चार्ज है नहीं। तो स्फीयर के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो नहीं को हम जीरो बोलते हैं, नहीं है मतलब कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो कोई चीज प्रोडक्ट होकर के जीरो दे रही है, ठीक। एरिया तो इस शेल का जीरो हो नहीं सकता, एरिया तो कुछ वैल्यू होगी, तो क्या जीरो होगा फिर, प्रोडक्ट। देखो मान लो कोई दो नंबर है, x इंटू वाई इक्वल टू जीरो, या तो x जीरो होना है या y जीरो होना है, या दोनों जीरो होना है। वही मैं बता रहा हूं कि एरिया तो जीरो है नहीं, तो क्या जीरो हुआ होगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ होगा, तभी वो प्रोडक्ट करके जीरो आ रहा है। इससे ये बात प्रूव हो रही है कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी है बच्चों, जीरो होनी है। और ये सिर्फ शेल के लिए नहीं, दिस इज ट्रू फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है बिकॉज for a conductor the charge resides on the surface of the conductor. For a conductor the electric field inside is zero. The reason is that the charge resides on the surface of the conductor. इसीलिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर की जीरो आएगी, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। और जाहिर सी बात है जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगी, कोई फील्ड नहीं होगी, तो अंदर में हम कोई फील्ड लाइंस कंडक्टर के नहीं बनाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा था तो मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने कहा था मैं गॉस लॉ में बताऊंगा, तो वही एक्सप्लेनेशन आज दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, इंटरनल पॉइंट निकाल लिए। ओके, तो इंटरनल पॉइंट को देखो,
हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज लेस देन रेडियस। जो डिस्टेंस था अंदर रहने के लिए किसी पॉइंट को, स्फीयर के अंदर रहने के लिए किसी भी पॉइंट को, उसका जो रेडियस होना, मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए वो रेडियस से छोटा होना चाहिए। तो इसको कई बार क्वेश्चन में क्या करता है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देता है। अब बच्चा ये इनइक्वालिटी देख कर डर जाता है, खासकर तौर से बायो वाले, उनको लगता है यार ये क्या चीज है, मतलब ये ग्रेटर ये स्मॉलर। अरे भाई इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है ना वो रेडियस से छोटा है। तो रेडियस से छोटा तो जाहिर सी बात है, कोई चीज रेडियस से छोटी तो स्फीयर के अंदर होगी। तो यहां तक बात समझ में आती है तुमको, ठीक। तो इंटरनल पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट की, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट होने के लिए बताओ अब जरा इसी लॉजिक से, वो पॉइंट जो होना चाहिए वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, तभी तो उस स्फीयर के बाहर जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो देखो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो ये गिवन है, ये स्फीयर हमें पहले से गिवन है, पॉइंट मान लेते हैं वो P यहां पर है और ये स्फीयर से बाहर है, हर डिस्टेंस पे। स्फीयर का रेडियस है r, स्फीयर पे चार्ज है +q, ठीक। और वो आपको मालूम है कि कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ऐसे एज्यूम करा और इसमें से हमने इसको डॉटेड माना गॉसियन सरफेस को, ठीक है। ये हमने फिर से गॉसियन सरफेस बनाया क्योंकि हमें गॉस लॉ से निकालना है, ठीक। फिर से वही चीज कि जहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आप देखो स्फीयर की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बन रही होगी। देखो यहां ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, इधर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, यहां पर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है। अब यहां का एरिया पूछा जाए आपसे, वो भी बाहर, यहां का एरिया पूछा जाए वो भी बाहर, इस जगह का वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, कहीं पर भी एरिया पकड़ लो आप, उसका एरिया वेक्टर भी बाहर। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है कि यहां पर भी थीटा हमारा 0 होना है। मतलब अगर मैं गॉसियन सरफेस में फ्लक्स लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगले स्टेप में अगर आप लिखेंगे तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे E ds cos ऑफ 0 इज इक्वल टू इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये जो बाहर डॉटेड सर्कल है इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, देखो देखो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ये वाला चार्ज है, और ये चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू गिवन है। तो आप डायरेक्टली क्यू लिख लो, क्वेश्चन में गिवन है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी, रीजन वही है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ds आ गया भाई साहब, इंटीग्रेशन ds मतलब स्फीयर का ds, तो स्फीयर पे बहुत सारे ds जोड़ोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4πr²। अब बच्चा बोलेगा सर 4π कैपिटल r² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर स्फीयर पे तो कर्व सर रेडियस r है ना, तो आपको 4π कैपिटल r² लिखना चाहिए। पहले तो ये देखो कि ये ds तुमने लिया कहां पर है, ये ds तुमने बड़े वाले स्फीयर का लिया है, तो बड़े वाले स्फीयर के ds को जोड़ोगे तो तुमको बड़े वाले स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, और बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल r लिया है, तो तुम बड़े वाले स्फीयर के लिए तो ये लिखोगे ना, समझ रहे बात को। तो ये हो गया q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। बहुत ही मजेदार रिजल्ट है ये, अगर तुम देखो पॉइंट चार्ज के लिए भी यही फॉर्मूला होता है और शेल के आउटसाइड पॉइंट के लिए भी यही है। ये शेल का बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और सेम एज पॉइंट चार्ज। अब देखो पॉइंट चार्ज का भी यही फॉर्मूला होता है, मतलब शेल के बाहर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, शेल के बाहर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो शेल असलियत में शेल नहीं है, एक पॉइंट चार्ज है जो हमसे r दूरी पर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कहूं एक चार्ज है मेरे पास +q, p पॉइंट है जो कि r दूरी पे है, तो इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाय r²। अब मैं तुमसे कहूं एक शेल है जिसपे चार्ज है q और इससे p दूरी पर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है शेल की वजह से, तो इन दोनों में देखो कोई डिफरेंस थोड़ी है। ये p पॉइंट पे जो बंदा होगा खड़ा हुआ उसको यहां दिख रहा होगा पॉइंट चार्ज, यहां उसको शेल तो दिख रहा होगा, लेकिन उसके लिए वो शेल जो है वो शेल का कोई बिहेवियर नहीं है, उसको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो पॉइंट चार्ज ही है। समझ रहे हो, वही मैंने लिखा है कि आउटसाइड वाले बंदे के लिए
शेल फिर शेल नहीं रह जाता है, वो उसको लगता है कि ये पॉइंट चार्ज है, क्यों, और वो पॉइंट चार्ज मेरे ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक और बारीकी बताता हूं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, 1/r²। तो 1/r² से तुम लोग होशियार हो चुके हो, तुम्हें मालूम है 1/r या फिर कोई भी इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो मैंने ड्रॉ करा ये खाली मैंने एक्सटर्नल के लिए ड्रॉ करा है, अभी मैंने पूरा नहीं ड्रॉ करा, ये एक्सटर्नल के लिए ऐसा जाएगा, देखो ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, ना कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम एक चीज में। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल के लिए हो गया या फिर आउटसाइड हो गया। अब मैं आपसे कहूं थर्ड वाला, इसका देखो यहां पर था ना, इनसाइड निकालो, आउटसाइड निकालो और सरफेस पे निकालो। तो इनसाइड निकाल लिया, आउटसाइड निकाल लिया। अब सरफेस पे देखो, अगर मान लीजिए कि ये जो पी पॉइंट आप ले रहे हैं बाहर, ठीक है, इसको धीरे धीरे आप खिसका खिसका करके करीब लेते आइए। तो पी पॉइंट करीब आते आते यहां आ जाएगा, फिर 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 यहां आ जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर वो स्फीयर के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो जब ये पी पॉइंट खिसकता जा रहा है तो आप देखोगे ये आर की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो पी अभी यहां था, फिर यहां हो गया, कम हो गई वैल्यू, और कम हो गई, और कम हो गई, और अल्टीमेटली यहां पर आ गया। तो जब पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे आ जाए तो क्या ये वाली दूरी, क्या ये आर की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी? अगर मैं पी पॉइंट को उठा करके यहां ला दूं तो क्या उसकी दूरी रेडियस के बराबर हो जाएगी? तो सरफेस के लिए यही वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस हम छोटा आर बोल रहे हैं, वो बिकम्स इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। और जब ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जाकर के क्या गुल खिलाएगी, देखते हैं। सरफेस पे जाकर के ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो मजेदार बात अब इसमें यह है कि अब देखो चार्ज की वैल्यू फिक्स है, 4 बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिक्स है। पाई भी तुमको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ लिया, ये भी कांस्टेंट होता है। रेडियस ऑफ द स्फीयर ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरा एक नंबर कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के सरफेस पे कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, कांस्टेंट है। अंदर कितनी है स्फीयर के? 0। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सरफेस पे कितनी आई? 0 से एकदम से यहां पर वैल्यू गई और उसके बाद वैल्यू धीरे धीरे 1/r² से कम होने लगी बाहर, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इसका ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का पता नहीं उसको, बोर्ड को इस ग्राफ से क्या मोहब्बत है, हर 2 साल में 1 साल में ये ग्राफ आ जाता है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस पे ग्राफ, ठीक है। तो हमने इनसाइड देखा 0, आउटसाइड देखा इतना, सरफेस पे देखा वो। अब ये 3 एक्सप्रेशन जो हमने निकाले बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बना के दिखाते हैं जरा ढंग से, बिल्कुल कायदे से। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बना रहे हैं। आपने अभी देखा था उसका शीट का, पिछले लेक्चर में शीट का ग्राफ जो आया था स्ट्रेट वायर के जैसा आया, मतलब स्ट्रेट लाइन आई थी, है ना। और उसका लाइन चार्ज का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था। यहां पर अब हम जो बना रहे हैं वो देखिए आप, ये हमारा स्फीयर था, ठीक है, और ये हमारा आउटसाइड पॉइंट था, ये आउटसाइड पॉइंट था। मैंने इसलिए बनाया है इसको, आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना के हम दिखा रहे हैं आपको। ये तो गॉसियन सरफेस आपको मालूम है, बाहर वाला। तो ये है कैपिटल आर, ये है इसके बाहर, और ये है सेंटर। तो यहां से लेकर के यहां तक देखो, ये वाली लाइन स्फीयर के अंदर अंदर है ना, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा यहां से लेकर के यहां तक इनसाइड, ठीक। यहां पर एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट हो जाएगा सरफेस, सिर्फ ये पॉइंट होगा सरफेस, ये वाली लाइन सरफेस वाली लाइन है, ठीक है। और इसके बाहर इस पॉइंट के राइट साइड में सारा हिस्सा हो जाएगा आउटसाइड, क्योंकि देखो स्फीयर के बाहर निकल गए हम, ठीक है। अब आप देखो, अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, अभी देखा था तुमने, 0 थी स्फीयर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है, कुछ है ही नहीं, तो क्या बनाओगे ग्राफ, कुछ नहीं बनाओगे, 0 बनाओगे। ये बना दिया तुमने ग्राफ, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे ही सरफेस पे आए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है, 0। फिर इनसाइड के बाद तुम सरफेस पे जब आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमको दिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एकदम से 0 से शूट मारी इलेक्ट्रिक फील्ड और वो यहां पर पहुंच गई इस वैल्यू पर। मतलब यहां पर ग्राफ जो है एकदम डिसकंटिन्यूअस होकर के यहां पर पहुंचा, देखो। और ये वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस की वैल्यू है, और इसको मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दे रहा हूं, मैं उसको के लिख दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। यहां पर एकदम से पहुंचा, मतलब ये 0 का ग्राफ, फिर यहां पर पहुंचा, ये ग्राफ है, ठीक है। मतलब आप ये लाइन अगर नहीं भी बनाओ तो सही है, ये ग्राफ है ऐसे 0, फिर यहां पहुंचा, और उसके बाद देखो आउटसाइड में क्या हुआ, आउटसाइड में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, और उसके बाद ये वेरिएशन हो रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो इसके बाद जो है ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो कई सारे बुक्स में ऐसा ही बना हुआ होता है, तो वही चीज है। ये हो गया इनसाइड के लिए, ये हो गया सरफेस के लिए, और ये हो गया आउटसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए ऐसा वेरिएशन। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कहां पर दिख रही है, सरफेस पे दिख रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो इनसाइड कहीं पर भी है, चाहे वो पॉइंट यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, सब जगह 0 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आती है बढ़िया से कि स्फीयर के अंदर हमारा 0 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता, तो भी वैल्यू यही रहती, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, देखो अगर ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम ऐसे ऐसे बना रहे थे बाहर की तरफ, अब तुम उल्टा एरो बनाते, नेगेटिव की तरफ बनाते, ये बनाते बस तुम, बाकी वैल्यू वगैरह सब सेम रहती, ठीक है। शीट, जैसे मान लो मैंने शीट की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, शीट में क्या बनाया था तुमने, नेगेटिव चार्ज अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब तुम ऐसे बनाते, शीट की तरफ बनाते, वैल्यू वही रहती σ/2 एप्सिलॉन, ठीक है। इससे पहले फिर तुमने उसकी वायर की बात की थी, ठीक है। तो वायर पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं तो फॉर्मूले में λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आ रहेगा, लेकिन डायरेक्शन आप ऐसे बना रहे थे तो अब ऐसे नहीं होगा, नेगेटिव के लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव की तरफ एरोज आ जाती है हमेशा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने आपको बताई। एक चीज मैं आपको इसी में फॉर्मूले में एक और थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, फिर ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे। वो ये है कि मान लीजिए चार्ज नहीं गिवन हो, इफ क्यू नॉट गिवन बट सिग्मा गिवन, चार्ज नहीं दिया हुआ है लेकिन सिग्मा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखिए इनसाइड तो 0 ही होनी है, ठीक है। सरफेस पे कैसे लिखेंगे देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला वेरिएशन आ जाता है। आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन क्यू गिवन नहीं है, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज तो गिवन नहीं है तो चार्ज तो लिख नहीं सकते हो तुम, तो तुम फॉर्मूला तो चार्ज के लिए डिराइव करा था, तो जब ऐसे क्वेश्चंस में अगर वो सिग्मा बोल दे तो आप फॉर्मूले को चार्ज के फॉर्म में डिराइव करना, आखिर तक ले आना, और फिर चार्ज को कन्वर्ट कर देना सिग्मा में। तो देखो चार्ज को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हो, तो यहां पर क्या कर दो, चार्ज को लिख दो आप सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कौन सा, स्फीयर का, जाहिर सी बात है चार्ज कहां स्प्रेड हुआ भाई, स्फीयर के सरफेस पे, तो स्फीयर का सरफेस एरिया लिख दो। तो स्फीयर का जब आप सरफेस एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ रहा है, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला आपने यहां पर निकाला है ये वाला, और उसको सिग्मा में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, याद रखना क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होगा ये, ठीक है। सरफेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। इसी तरीके से देखो इनसाइड को कैसे लिखोगे, इनसाइड में क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू को क्या लिखोगे, देखो क्यू को लिखो सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर अपॉन छोटा आर स्क्वायर, ये देखो है वही सेम चीज, क्यू को यहां जैसे लिखा है तुमने। अब देखो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, देखो यहां पर बचा तुम्हारा सिग्मा इंटू बड़ा आर स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड एप्सिलॉन नॉट था तो यहां हो जाएगा
1/4 अच्छा यहाँ आर स्क्वायर भी तो है, यहाँ आर स्क्वायर भी तो है, तो ये आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचा पहले वाले में। यहाँ बचेगा सिग्मा इंटू बड़ा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। ये सरफेस के लिए है, ये इनसाइड के लिए, ठीक है। सॉरी इनसाइड तो क्या कर रहा हूं मैं, इनसाइड नहीं आउटसाइड, इनसाइड तो 0 होता है ना, मैंने क्या, ये आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां कलेक्ट करूं तो सरफेस को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं सरफेस को, और ये भी लिख सकते हैं, और आउटसाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू बड़ा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में मुझे पढ़ाना था, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं जैसा भी, ठीक है। थैंक यू।